ये चलो कितना क्वेश्चन किया था अपन ने? एक, दो, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ना। आज 2 पेज का टारगेट है 2 क्वेश्चन नहीं, दो भी नहीं, 2 से ज़्यादा होएगा। इनका तो आराम से होएगा, नहीं ज़्यादा होएगा। चलो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर तुमको याद रहेगा तो। पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये फाइंड आउट करना है ये चैप्टर में कि हमें जो है गुड्स क्रेडिट में बेचना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, ये सबसे पहला वाला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज whether we should change the credit period or not, and the third objective is what is factoring। ठीक है, तो हम अभी है फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्टिव पे। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है मेरे ख्याल से, और क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, 1 और 3 में आई थिंक जो सेकंड पार्ट अभी तक पेंडिंग है। हाँ, तो उसके लिए तुम लोग ने हाफ पेज छोड़ा है ना। हाँ, तो थोड़े बहुत जो है पहले के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वो थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अभी आज थोड़े से क्वेश्चंस अलग रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन तो वही तो था, उसके बाद जगह छोड़ दे। अरे क्वेश्चन 3 किया था ना लास्ट, हाँ, तो उसके बाद हाफ पेज छोड़ दे। वापस सॉल्व किया, उधर ही सॉल्व किया, तो जिधर सॉल्व किया उसके बाद छोड़ दे। ठीक है, चलो। क्या तुम लोग को फॉर्मेट याद है जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये वाले चैप्टर के अंदर? कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, व्हाट डू वी गेट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ABCD। ठीक है, तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस COCD, नेट बेनिफिट। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो क्या है, अ ग्रुप ऑफ कस्टमर है यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन किए थे ना, उसमें सिंगल सिंगल कस्टमर थे, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ कस्टमर है। तो ग्रुप ऑफ कस्टमर वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू टू बाय गुड्स वर्थ ₹20 lakhs। ठीक है, मतलब वो लोग गुड्स वर्थ ₹20 lakhs बाय करेंगे, तो हमारे लिए 20 lakhs का क्या हो जाएगा? सेल्स ड्यूरिंग 2013-14। द डिलीवरीज टू बी मेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली। ठीक है, देखो हमारा डिसीजन मेकिंग ये नहीं है कि डिलीवरी कैसे करना है, हमारा डिसीजन मेकिंग ये है कि हमें सेल्स करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो डिलीवरी कौन से पैटर्न में होता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे डिलीवरी क्वार्टरली होएगा, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। ओके, देन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज ₹20 पर यूनिट। ये क्या दिया तुम लोग को? सेलिंग प्राइस है ये। ठीक है, तो टोटल सेल्स है 20 लाख रुपीस का, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, तो कितना यूनिट्स बेचा रहेगा? ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने जो आउट ऑफ द ब्लू आएगा। कितना आएगा? 1 लाख आएगा। ठीक है, सो दैट इज 20 lakhs डिवाइडेड बाय 20, ऑन विच यू एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज व्हाट, प्रॉफिट ऑफ ₹10। ठीक है, मतलब देखो तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दी है मालूम है? वी आर गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस अपने को दे दिया है यहाँ पे। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वी आर गिवन टू अस? तो सेलिंग प्राइस इज व्हाट इज 20। ठीक है, अच्छा, ये 20 में अपने को ये मिला है कि इट इज 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बाय 20, ऐसा करके टोटल सेल्स कितना है? 20 lakhs। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपने को प्रॉफिट है, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज हाउ मच? इट इज 10 पर यूनिट। ठीक है, जैसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वैसे प्रॉफिट भी क्या दिया अपने को? पर यूनिट। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है? तो मैं तुमको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या ये नेट प्रॉफिट है? ये तीनों में से कौन सा प्रॉफिट है? ये एक ही बचा है, वो भी बोल। कंट्रीब्यूशन। चलो, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये हमेशा टोटल में आएगा। किस में आएगा? इट इज ऑलवेज इन व्हाट इन टोटल। ठीक है, तो एक ही ऐसा प्रॉफिट है जो पर यूनिट में एक्सप्रेस होता है, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 रुपीज पर यूनिट जो अपने को दिया है ना, दैट इज नथिंग बट व्हाट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, क्योंकि सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में एक्सप्रेस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज नेवर एक्सप्रेस्ड एज व्हाट एज पर यूनिट, net profit is also never expressed as what as per unit. It is always and always which profit that is going to be expressed as per unit is contribution. ठीक है, तो अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस 20 रुपीज है, ये जो प्रॉफिट है ये कंट्रीब्यूशन है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा मेरे को बताओ जरा? ये दोनों का डिफरेंस भी 10 रुपीज पर यूनिट रहेगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी दिस 10 रुपीज पर यूनिट? दिस विल बी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट।
तो यहाँ पे अपने को तीन चीज का इंफॉर्मेशन मिल गया है. वन, द सेलिंग प्राइस इज 20. सेकेंड, द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज हाउ मच, इट इज 10. एंड देयरफॉर द वेरिएबल कॉस्ट विल बी हाउ मच, विल बी 10 पर यूनिट. ठीक है. चलो उसके आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. हाँ, the acceptance of this proposal would mean an additional recurring expenditure of 10,000 per annum on your part. चलो ये बताओ ये क्या दिया हुआ है. मतलब अगर हमने ये गुड्स बेचा ना तो अपने को और 10,000 पर एनम का खर्चा जो है ये बेयर करना पड़ेगा. तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर 10,000 पर एनम. ये एडिशनल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है. एडमिन कॉस्ट, बैड डेट्स, कलेक्शन कॉस्ट, डिस्काउंट, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन फिर भी एडिशनल कॉस्ट है. तो ये कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट. ठीक है. दैट मीन्स के यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी है और यहाँ पे क्या है, फिक्स कॉस्ट भी है. ठीक है. फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट यू नो एज पर एनम या पर मंथ या फिर पर वीक, ऐसा करके वो फिक्स रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे वो लोग ने उसको कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, पर एनम. ठीक है. तो पूरे साल का फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे, 10,000. नाउ द एजिंग स्केड्यूल, देखो ये जो एजिंग स्केड्यूल यहाँ पे लिखा है ना, इसका डेटर के उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. ये टेबल का मतलब कुछ और है. तो जो द एजिंग स्केड्यूल ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ कस्टमर इन द पास्ट वाज एज फॉलोज. ठीक है. देखो यहाँ पे एक सिंगल कस्टमर है कि ग्रुप ऑफ कस्टमर है, ग्रुप. पहले लाइन में लिखा हुआ ग्रुप ऑफ व्हाट यू नो, ग्रुप ऑफ कस्टमर. ठीक है. अभी यहाँ पे जो एजिंग स्केड्यूल दिया ना उसको चार पार्ट में ब्रेक किया है वो लोग ने, बराबर है. उसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार टाइप के कस्टमर है. कस्टमर 1 है, कस्टमर 2 है, कस्टमर 3 है एंड कस्टमर व्हाट यू नो, कस्टमर 4. ठीक है. जो कस्टमर 1 है उसने 15% गुड्स बाय किया हुआ है. कितना परसेंट गुड्स बाय किया उसने, 15%. ठीक है. तो जो जो भी तुम्हारा 1 लाख यूनिट्स है उसमें से 15% किसने बाय किया है, फर्स्ट कस्टमर ने. और जो पहला कस्टमर है इज गोइंग टू मेक द पेमेंट विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज. ठीक है. तो ये बन जाएगा उसका क्रेडिट पीरियड. ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कस्टमर का क्रेडिट पीरियड. तो जो पहला कस्टमर है उसका प्रपोर्शन कितना है, उसका प्रपोर्शन इज 15% एंड ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर 30 डेज. जो सेकेंड कस्टमर है उसका प्रपोर्शन कितना है यहाँ पे, 25%. ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर 60 डेज. ठीक है. तीसरा जो कस्टमर है उसका प्रपोर्शन कितना है, 40%. ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर 90 डेज. और जो लास्ट कस्टमर है उसका प्रपोर्शन कितना है, 20%. ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर 100 डेज. ठीक है. तो अगर हम ये प्रपोर्शन का टोटल मारेंगे तो 100% आएगा अपने को. ठीक है. तो 100% का बाइफर्केशन है, चार कस्टमर है. क्या चारों कस्टमर कॉमन टाइम पे पे कर रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे पे कर रहे हैं, अलग अलग. दैट मीन्स ये क्वेश्चन में 4 बार सीओसीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो पहला सीओसीडी पहले कस्टमर का विल बी फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 30 डेज. सेकेंड जो है सीओसीडी सेकेंड कस्टमर का फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 60 डेज. तीसरे कस्टमर का 90 डेज का और चौथे कस्टमर का कितना आएगा, 100 डेज. ठीक है. तो यहाँ पे जो है ये पूरा जो अपने को टेबल दिया है उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कौन सा कस्टमर कितने दिन में पेमेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं एजिंग स्केड्यूल. क्या बोलेंगे उसको, एजिंग स्केड्यूल. अभी एजिंग स्केड्यूल का मतलब समझा क्या है. ठीक है. सो हियर वी विल हैव टू कैलकुलेट द सीओसीडी. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट, 4 टाइम्स. ओके. देन अज्यूमिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 20%. व्हाट इज दिस, ये सीओसीडी कैलकुलेट करने का रेट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हुआ है. ठीक है. बैड डेट्स रहेगा तो वहां पे लिखा रहेगा इट इज अ परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स और परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट, ऐसा करके तो लैंग्वेज यूज किया रहेगा. लेकिन यहाँ पे क्या दिया वो लोग ने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हाट इन ऑफ 20%. ये सीओसीडी कैलकुलेट करने का रेट है. तो अज्यूमिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 20% ऑफ द फंड्स लॉक्ड अप इन अकाउंट्स रिसीवेबल, विल इट बी डिजायरेबल टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, इज द क्वेश्चन. ठीक है. तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा मालूम है, नेट बेनिफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके. चलो तो राइट डाउन. evaluation of credit proposal. फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशंस एंड अमाउंट. अब तक तो इजी लग रहा है ना चैप्टर.
अभी तक ठीक है, थोड़ा और ठीक रहेगा। फिर एक घुमाव आएगा तो घूम जाओगे। हाँ थोड़ा बहुत तो होगा, ऑब्वियस बात है, इतना इजी तो नहीं रहेगा। अब ये भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है, बट देर आर गुड क्वेश्चन ऑल्सो। हाँ हाँ, सब सब या तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है या तो पास्ट क्वेश्चन। चलो अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई कॉमन पीरियड है कि चार अलग अलग कस्टमर का चार अलग अलग पीरियड है? चार अलग अलग कस्टमर का चार अलग अलग पीरियड है, तो मैं कोई क्रेडिट पीरियड नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम वेर, यू नो, फ्रॉम सेल्स। क्या हो गया यश, क्या कर रहे हैं? चलो सेल्स टोटल है ना 20 lakhs है, ठीक है, और 20 lakhs का बाइफरकेशन अपने पास ये क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो इन द कैलकुलेशन कॉलम आई एम राइटिंग 1 lakh यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 एंड द टोटल विल बी हाउ मच, यू नो, विल बी 20 lakhs। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख इंटू 10, ये दिया नहीं है लेकिन ये हमने निकाला है। कैसे निकाला वो समझा ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 20 रुपया है, बराबर है, तो सॉरी कंट्रीब्यूशन 10 रुपया है। तो सेल्स अगर 20 रुपया है, कंट्रीब्यूशन 10 है, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट, तो वो आ जाएगा 10 रुपया। नहीं नहीं, तो अभी हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन भी 1 लाख इंटू 10, फिर इसमें से उड़ाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन टू अस, कितना दिया हुआ है? 10,000। तो 9,90,000। क्वेश्चन में ए बी सी डी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यही ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पीटी एंड नो टैक्स, सो एनपी 80। सब कुछ यही है क्वेश्चन में, 9,90,000। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इतना करके आओगे तो भी एक भी मार्क नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा मार्क्स किसका है मालूम है? इसमें सीओसीडी कैलकुलेट करने का है, ठीक है। तो नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द सीओसीडी, तो इसमें से लेस करेंगे, लेस है, तबियत ठीक नहीं है उसका। कॉस्ट ऑफ कैरिंग व्हाट, यू नो, कैरिंग डेट है। कितनी बार कैलकुलेट करेंगे पहले बताओ? सीओ 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 अलग अलग कस्टमर है, ठीक है। अच्छा, सीओसीडी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा पहला एग्जांपल याद है 5 लाख रुपए का, आई थिंक तुम लोग ने कॉपी भी किया हुआ है। हाँ तो चेक करो उसके अंदर, चेक करो उसके अंदर खाली वेरिएबल कॉस्ट है कि टोटल कॉस्ट के ऊपर है? टोटल कॉस्ट है। व्हाट इज टोटल कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। दैट मींस सीओसीडी इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड ऑन वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वो अलग बात है कि इसके पहले के क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं था, इसके लिए हमने जबरदस्ती किसके ऊपर कैलकुलेट किया था? वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, हमें 4 अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। पहला कस्टमर, दूसरा, तीसरा, चौथा। भी देख लो मैं क्या लिख रहा हूं पहले, उसके बाद छापो तुम लोग। जो पहला कस्टमर है उसका प्रपोर्शन कितना है? प्रपोर्शन मतलब क्या, उसने पूरा गुड्स बाय किया है क्या? नहीं, उसने खाली 15% गुड्स बाय किया है, तो इसका प्रपोर्शन 15% है। एंड ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट इन हाउ मेनी डेज? इन 30 डेज। जो दूसरा कस्टमर है उसका प्रपोर्शन कितना है? 25%। ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट इन 60 डेज। जो तीसरा है उसका प्रपोर्शन है 40%, इज गोइंग टू मेक द पेमेंट इन 90 डेज। लास्ट कस्टमर का प्रपोर्शन है 20%, इज गोइंग टू मेक द पेमेंट इन 100 डेज, ठीक है।
तो अभी पहले कस्टमर का सीओसीडी कैसे निकालेंगे? तो सीओसीडी विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, यू नो, ऑन 10,10,000. व्हाट इज 10,10,000? पहले ये बताओ. टोटल कॉस्ट है, ठीक है. अभी क्या ये टोटल कॉस्ट के ऊपर पूरा सीओसीडी पहले कस्टमर का आएगा कि खाली 15% के हिसाब 15%? तो पहले क्या करना पड़ेगा उनमें? 10,10,000 का 15% लेना पड़ेगा. तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को बताओ जरा. ये फर्स्ट कस्टमर का कॉस्ट मिल जाएगा. पहले कस्टमर का क्या मिल जाएगा? कॉस्ट. अभी इसके ऊपर तुम्हें सीओसीडी का परसेंटेज अप्लाई करना है जो 20% है. तो इंटू 20% इंटू 30/365. चेक करो क्वेश्चन में 360 लिखा तो नहीं है ना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में आएगा किधर भी है. तो 360 लिखा रहेगा तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग? 360. 2490. कुछ राउंड ऑफ में आ रहा है कि एकदम एग्जैक्ट आ रहा है कि पॉइंट्स में आ रहा है? पॉइंट्स में. 0.4 है. हाँ, तो 0.4 है तो इसको 2490, तो 0.5 रहेगा तो इसको 91 कर देंगे हम लोग. ठीक है, ठीक है. चलो फिर दूसरे कस्टमर का बताओ मैं क्या लिखूं और कैसे कैलकुलेट करूं. 10,10,000 इंटू 25% इंटू 20% इंटू 60/365. चलो सुपर. 8301. तीसरे का बताओ. 10,10,000 का 40% इंटू 20% इंटू 90/365. 19,923. चलो लास्ट कस्टमर का है 10,10,000 का 20% पहले, फिर 20% रेट 100/365. 7,068. चलो निकालो नेट बेनिफिट. ऐसे नहीं, 9 लाख. चलो 110 है. चलो 9,48,218. ठीक है. चलो क्या करना चाहिए हमें? ग्रुप ऑफ कस्टमर को गुड्स बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? बेचना चाहिए. क्यों? बिकॉज नेट बेनिफिट इज व्हाट इज पॉजिटिव. ठीक है. सपो चलो छापा ये. ठीक है. अभी मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसके अंदर जो दूसरे क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाला है. हाँ, ठीक है. हाँ, स्टेटमेंट ऑब्वियस बात. तुमको पूछा रहेगा तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा. पूछा है ना? विल इट बी डिजायरेबल टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल? तो आंसर इज इट इज डिजायरेबल टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेट बेनिफिट. चलो अभी जरा अच्छे से ध्यान देना. मैं जो पूछ रहा हूँ उसका खाली आंसर देना मेरे को. इसका टोटल दे दो जरा. चलो कैन आई सी दिस 41,782 इज द टोटल COCD ऑफ हाउ मेनी कस्टमर? 4 कस्टमर्स. ठीक है. अभी कैसा हुआ है मालूम है? ये क्वेश्चन में तो हम लोग ने इसको 4 अलग अलग बार कैलकुलेट करके फिर हमने इसका टोटल किया तो 41,000 कितना रहा है? 782. ठीक है. अभी यहाँ पे 4 कस्टमर है. पहला कस्टमर 15%, उसका जो पैसा है दैट इज ब्लॉक्ड फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 30 डेज.
दूसरा वाले का 25% मनी ब्लॉक फॉर 60, फिर 40% 90 डेज, 20% हाउ मेनी डेज 100 डेज, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि इसमें मेरे को एक एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके दो, एवरेज पीरियड, तो इसका एवरेज तुम कैसे निकालोगे? सबको ऐड करोगे, मतलब किसको किसको ऐड करोगे? 30, 60, 90, 100, ये सबको ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 4, ठीक है। तो एकदम ही गलत हो जाएगा, हाँ एकदम ही गलत हो जाएगा ये। वी डोंट वांट टू यूज व्हाट यूज सिंपल एवरेज। जो तुमने बोला दैट इज विच एवरेज? सिंपल एवरेज, ठीक है। लेकिन वो तो प्रपोर्शन सेम थोड़ी ना है चारों का, चारों का प्रपोर्शन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। सो यू कैन नॉट यूज सिंपल एवरेज, वी हैव टू यूज वेटेड एवरेज। कौन सा एवरेज यूज करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो कैलकुलेशन में कर रहा हूं, इट इज नथिंग बट इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ, राइट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड और क्रेडिट पीरियड। देखो, फर्स्ट कस्टमर है, सेकंड कस्टमर है, थर्ड कस्टमर, एंड विच कस्टमर? फोर्थ कस्टमर, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा इनका प्रपोर्शन, ठीक है। इनका जो प्रपोर्शन है वो कितना है? तो पहले वाले का 15% है, दूसरे वाले का 25% है, तीसरे का 40% है, और फोर्थ वाले का कितना है? 20%, ठीक है। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द मनी इज ब्लॉक्ड फॉर द फर्स्ट कस्टमर इज 30, सेकेंड वाले का 60, थर्ड वाले का 90, और इधर कितना आएगा? 100, ठीक है। सपोज वो प्रपोर्शन 25 25 25 25 रहेगा ना, तो तुम सिंपल एवरेज यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 25 25 25 नहीं है, इनका प्रपोर्शन इज नॉट सेम, वी कैन नॉट यूज सिंपल एवरेज, वी विल हैव टू गो फॉर व्हाट गो फॉर वेटेड एवरेज, ठीक है। अब ये वेटेड एवरेज निकालने के लिए पहले वेट्स असाइन करना पड़ेगा। क्या असाइन करना पड़ेगा? वेट्स, ठीक है। अभी इसमें वेट्स कैसे असाइन करने का रहता है? तो इसका टोटल कितना आएगा मालूम है? यहाँ पे 100% आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसको कन्वर्ट करेंगे 1 रुपी के टर्म में। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? 1 रुपी के टर्म में, ठीक है। मतलब ये जो वेट्स है इसका टोटल कितना आ जाएगा मालूम है? 1। हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू 1 रुपी टर्म? इट इज वेरी इजी, 15 डिवाइडेड बाय 100 करने का। तो 15 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 0.15। फिर 25 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 0.25, 40 डिवाइडेड बाय 100 विल बी हाउ मच? 0.40, और लास्ट वाले का आएगा 0.20। ये सब का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया है? यहाँ पे हमने वेट्स कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अभी हम निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज नथिंग बट इज डेज मल्टीप्लाइड बाय वेट्स। तो पहले का प्रोडक्ट कितना आएगा? 4.5, फिर दूसरे वाले का कितना आएगा? 15, तीसरे वाले का कितना आएगा? 36, और लास्ट वाले का कितना आएगा? 20। और इसका जब भी हम टोटल करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 75.5 डेज। चेक करो जरा, बरोबर है क्या? एलसी पे चेक करो, आ रहा है ये 75.5 डेज आ रहा है, ठीक है। क्या तुम्हें वेटेड एवरेज का फॉर्मूला पता है? कैसे वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया जाता है? तो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट? वी गॉट 75.5, अपने को टोटल प्रोडक्ट मिला है। एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ द वेट्स? वी आर हैविंग 1, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा 75.5 डेज। अभी इंस्टीट्यूट कहीं पे भी है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो डिवाइडेड बाय 1 है इसके लिए। तो जब भी हम ये टेबल बनाएंगे, टेबल को मल्टीप्लाई करके ये वाला जो अपने को फाइनल आंसर मिलेगा ना 75.5, दिस विल बी द वेटेड एवरेज, व्हाट वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 75.5 डेज? देखो, एक कस्टमर का पैसा ब्लॉक्ड फॉर 30, दूसरे का 60, फिर 90, फिर 100, ये सब का मिला के एवरेज कितने डेज के लिए द मनी इज ब्लॉक्ड? इट इज ब्लॉक्ड फॉर 75.5 डेज, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे अगर मैं सीओसीडी कैलकुलेट करूं तो मेरे को सेम आंसर आएगा। तो सीओसीडी कैलकुलेट होता है 10,10,000 के ऊपर, विच इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस व्हाट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इंटू 20% करेंगे, इंटू 75.5 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 365,
तो वी विल बी गेटिंग द सेम आंसर, 1-2 रुपया ऊपर नीचे आएगा, हाँ ठीक है, दैट इज राउंड ऑफ का डिफरेंस, क्योंकि ऊपर राउंड ऑफ हुआ है ना इसके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 41,784, ठीक है। और ऊपर जो हमने टोटल किया था उसका टोटल है जो 41,782। ये 2 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ हुआ है ना पूरा यहाँ पे, ठीक है, और वो राउंड ऑफ वहां पे 2 रुपए इंक्रीज कर देता है। सो वी आर गेटिंग 41,784, ठीक है। तो व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दिस इज दैट आगे जाके हमें ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट ऑफ द एवरेज कलेक्शन पीरियड और व्हाट और द क्रेडिट पीरियड। चलो ये कंफर्टेबल था क्या, हाँ छापो ये भी। आगे कहीं पे यूज करूंगा तो फिर सरप्राइज नहीं हो जाना, हाँ क्या यूज कर लिया। कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये फॉर्मूला मैंने सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, ये जो वेटेड एवरेज वाला लिखा है ना फॉर्मूला, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। डायरेक्टली टेबल बनाने का, टेबल में जो आंसर आएगा ना 75.5 डेज, ठीक है, दिस इट सेल्फ इज वॉट इज अ वेटेड एवरेज। चलो डन, आगे बढ़े। चलो ये चैप्टर के 3 ऑब्जेक्टिव्स है, अगर तुमको याद रहेगा तो। पहला, हमें जो है क्रेडिट में गुड्स बेचना चाहिए या फिर नहीं। सेकंड, क्या हमें क्रेडिट पीरियड को चेंज करना चाहिए या फिर नहीं। और तीसरा कौन सा था, फैक्टोरिंग, ठीक है। फैक्टोरिंग जो है आज स्टार्ट नहीं होएगा। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मतलब वेदर वी शुड बी सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट और नॉट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर यू शुड बी चेंजिंग द क्रेडिट पीरियड और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो है 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन, अभी देखो क्या दिया है। अ फर्म हैज अ करंट सेल्स ऑफ 2,56,48,750। ये जो अभी चल रहा है उसका सेल्स दिया हुआ है। द फर्म हैज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। In order to boost its sales, it is considering the relaxation in the credit policy. What do you mean by relaxation? मतलब क्या, मतलब क्रेडिट पीरियड को कम करने को रिलैक्स बोलते हैं कि क्रेडिट पीरियड को बढ़ाने को रिलैक्स बोलते हैं, बढ़ाने को, ठीक है। ओके, द प्रपोज टर्म्स ऑफ क्रेडिट विल बी 60 डेज क्रेडिट अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ हाउ मेनी डेज, 45 डेज। तो अभी जो चल रहा है उसमें कितने दिन का क्रेडिट दिया जा रहा है, 45। यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम 45 डेज टू हाउ मेनी डेज, टू 60 डेज, ठीक है। देन as a result the bad debts will increase from 1.5% to what percentage, to 2%। तो अभी का बैड डेट का परसेंटेज कितना है, 1.5। और अगर हमने सपोज एक क्रेडिट पीरियड चेंज किया तो बैड डेट्स विल इंक्रीज टू हाउ मेनी परसेंटेज, 2%, ठीक है। देन द फर्म सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय हाउ मच, बाय 10%, ठीक है। तो अभी जो सेल्स है, अगर हमने क्रेडिट पीरियड अनाउंस किया, हम लोग 60 डेज का दे रहे हैं, तो अपना सेल्स बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा, बाय 10%। द वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 72% ऑफ द सेल्स। मतलब क्या दिया है यहाँ पे तुम लोग को, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है 72% है, तो बाकी का 28% क्या रहेगा। मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन 100 रुपए में गुड्स बेचता है, 72 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है और 28 रुपीज फिक्स कॉस्ट है, तो 100 का जो है पूरा बाइफर्गेशन हो गया। सो दिस इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन।
व्हाट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट? कॉन्ट्रीब्यूशन, बरोबर है। तो जो 28% बचा है वो क्या है मालूम है? कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। आगे जाके अगर तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन 28% है, तो क्या तुम उससे फाइंड आउट कर सकते हो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज रहेगा? ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो 72 आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वे से इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। यहाँ पे बोल दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट 72% है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कंट्रीब्यूशन इज व्हाट परसेंटेज? 28%। ठीक है। सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि कंट्रीब्यूशन 28% है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज रहेगा? 72। ठीक है, ये क्लियर रहेगा। देन द फर्म्स कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%। तो क्वेश्चन में टैक्स है एंड इट रिक्वायर्स एन आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ 15%। क्या ये 15% है? सीओसीडी कैलकुलेट करने का रेट है। ओके, ऑन दिस इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, शुड द फर्म चेंज इट्स क्रेडिट पीरियड? ठीक है, मतलब हमें 45 डेज से 60 डेज पे जाना चाहिए या फिर नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे मालूम है? सिंपल है, हमें ना यहाँ पे पहले 45 डेज का इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, मतलब 45 डेज का नेट बेनिफिट निकालेंगे और साथ में 60 डेज का भी क्या निकालेंगे मालूम है? नेट बेनिफिट। फिर ये दोनों नेट बेनिफिट्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे? कंपेयर, एंड वी विल गो विद द हायर नेट बेनिफिट और लोअर नेट बेनिफिट। हायर नेट बेनिफिट। ठीक है, दैट मींस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द नेट बेनिफिट हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, तो उसके अंदर जो फॉर्मेट है वो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। ठीक है, चलो राइट डाउन। इसका फॉर्मेट आएगा इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पीरियड। व्हाट विल बी द फॉर्मेट, जरा मेरे को समझाओ। इसमें पर्टिकुलर्स रहेगा और अमाउंट के कितने कॉलम्स रहेंगे? 2 कॉलम। नहीं, कैलकुलेशन नहीं आएगा इसमें, विल डू इट विदाउट कैलकुलेशन। या पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना, ये करोर्स में है ना, रुपीस। पहले में लिखेंगे प्रेजेंट पॉलिसी, यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1। डायरेक्टली करेंगे इस। तो क्रेडिट पीरियड है, प्रेजेंट पॉलिसी में कितने डेज का है? 45 डेज। कोई टैलेंट नहीं दिखा ना डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करने का। हाँ, 45 डेज 1.5 महीना और 60 दिन मतलब 2 महीना, ऐसा कुछ नहीं करना है। 45-60 रहेगा इसमें। चलो विल स्टार्ट विद वेयर सेल्स। तो अभी का सेल्स है 2,56,48,750। ऑप्शन 1 में सेल्स सेम है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 10%। तो यहाँ पे नया सेल्स निकाल के दो। ये ऐसा मत बोल, 2 करोड़। चलो 2,82,13,000 कितना आएगा? 625। तो लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 72%। ये बड़ा बड़ा फिगर देखने का आदत डाल दो। हाँ, आर्टिकल शिप में ऐसे बड़े बड़े फिगर ही दिखेंगे। जो लोग का सेल्स लैक्स में होता है वो ऑडिट नहीं करवाते, है ना? हाँ, डायरेक्ट निकालो। 2,56,48,750 कैसे 71?
1,80,00,000. So contribution is at the rate of 20. 71,81,650. पहले इंटू 72% करो. समझा कैलकुलेटर होना क्यों जरूरी है इसमें. तुमको प्रैक्टिस करना, क्रोर आएगा तो कैसे फटाफट करना है वो सब मालूम होना चाहिए. चलो, सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गेट व्हाट कंट्रीब्यूशन. ठीक है. क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स्ड कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं. तो दिस इटसेल्फ इज व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट. ABCD में से खाली B है. ठीक है, दैट इज बैड डेट्स. बैड डेट्स अभी का परसेंटेज 1.5 है और प्रपोज यानी ऑप्शन नंबर 1 में 2% है. तो सेल्स का निकालना है वो. चलिए, छुट्टेगा मगजमारी नहीं चाहिए. उधर भी राउंड ऑफ होएगा सब कुछ. 564 to 73. क्या आएगा नेट प्रॉफिट? माइनस करके बता. समझ दे. 73 lakhs 35. नाइन वन नाइन. जरा अच्छा हैबिट डालो. तो जाके तुम बड़ा बड़ा चेक लिखोगे तो ऐसा थोड़ा ना लिखोगे चेक में 796,919 से चेक बाउंस हो जाएगा. शुड नो इट इज 67,96,000 ऐसा कैसे बोलो. चलो, इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स. ये टैक्स का रेट हम ऐसे फेंक रहे, ये दिया है 35%. तुम तुम्हारे बुक में टैक्स का अमाउंट लिखो और मुझे एनपैट दे देना. $44,17,007. ऑप्शन 1 का बताओ. So this is NPAT. Is this end of the question? No. और एक चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा. COCD, that is cost of carrying debtors.
अभी इसका कैलकुलेशन दिखाना कंपलसरी है, सीओसीडी का कैलकुलेशन दिखाना कंपलसरी है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, ठीक है। अभी ये बताओ सीओसीडी कैलकुलेट किसके ऊपर होता है? टोटल कॉस्ट। अभी ये क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट प्लान का वेरिएबल कॉस्ट है 1,84,67,100 into what is the percentage we have to use? 15%. And this is for how many days we have to use this? 45 out of 365. So 45 divided by 365. Like 41,515. फिर ऑप्शन 1 का भी निकालो। ऑप्शन 1 का आएगा 2,03,13,810 इंटू 15% इंटू 60 by 365। $888। चलो मैंने कैसा प्रेजेंट किया सीओसीडी समझा तुम लोगों को? तो माइनस करो, नेट बेनिफिट निकालो। $40,76,482। चलो नेट बेनिफिट मिल गया अपने को। अभी मेरे को बताओ इसका कंक्लूजन क्या आएगा? Should we change the credit period from 45 days to 60 days? Yes. Why? Because of the higher net benefit. हाँ, तो जैसा क्वेश्चन पूछा रहेगा ना वैसे आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है शुड द फर्म चेंज इट्स क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो खाली यस और नो लिख के मत आना, स्टेटमेंट लिख के आना पड़ेगा पूरा। तो राइट डाउन द फर्म शुड चेंज इट्स क्रेडिट पीरियड the firm should change its credit period because of higher net benefit. क्वेश्चन बोलेगा तो ही करने का, वरना डिफरेंस नहीं। सीओसीडी में फंस जाओगे बेटा, सीओसीडी में फंस जाओगे। व्हाट यू आर टेलिंग इज इंक्रीमेंटल अप्रोच। आगे आएगा, आगे आएगा, लेकिन अगर पूछा रहेगा तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना। दिखाऊंगा मैं, आगे आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करके दे रहा हूं, तुमको सॉल्व करना है ये। तो जो भी मार्किंग करना है वो अच्छे से मार्किंग सब कर लो। देखो क्या दिया है, GT लिमिटेड इज टेकिंग इनटू अकाउंट द रिवीजन ऑफ इट्स क्रेडिट पॉलिसी विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट्स। करंटली ऑल इट्स सेल्स आर ऑन 1 month क्रेडिट। अभी कितना टाइम दे रहे हैं लोग? 1 month। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोस। क्वेश्चन में दिया है कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या दिया हुआ है? कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन इज व्हाट यू नो इज 2/5 ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, तो कैन आई से दैट अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 2/5 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 3/5 ऑफ व्हाट यू नो ऑफ सेल्स। तुमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो। उसका मतलब है कि कॉन्ट्रीब्यूशन 2/5 मतलब 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट हो जाएगा? 60%, ठीक है। देन एडिशनल फंड्स रेजिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम। ये सीओसीडी कैलकुलेट करने का रेट है। The marketing manager of the company has given the following options along with the estimates for consideration. ठीक है,
तो तुमको दिया है करंट पोजीशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट पोजीशन? मतलब प्रेजेंट पॉलिसी. ठीक है. उसके बाद में और 3 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. मतलब टोटल 4 बार तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू ऑलरेडी दे दिया तुम लोग को 40 lakhs, 42, 44 एंड व्हाट एंड 50. उसके बाद में क्रेडिट पीरियड इन मंथ्स, अभी जो चल रहा है 1 महीना है. ऑप्शन नंबर 1 में वी वांट टू गो फॉर 1.5, देन वी वांट टू गो फॉर 2 और वी वांट टू गो फॉर 3. ठीक है. उसके बाद दिया हुआ है बैड डेट्स, ये रुपीज नहीं है, ये परसेंटेज करो उसको. इट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो अभी का परसेंटेज कितना है बैड डेट्स का? 2%. ऑप्शन 1 में कितना हो जाएगा? 2.5. ठीक है. फिर हो जाएगा 3%, फिर हो जाएगा 5%. ठीक है. ये क्वेश्चन में और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन. ये क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है. इसका तो अमाउंट ही डायरेक्टली दे दिया रहेगा. ठीक है. सो ये वाले क्वेश्चन में ए बी सी डी में से 2 है, ए और बी दोनों है इसमें. ठीक है. तो वी आर हैविंग 24, 26, 30,000 एंड व्हाट यू नो है 60,000. you are required to advise the company for the what you know for the best option. ठीक है. तो कैसे हम लोग यहाँ पे जो है सिलेक्शन करेंगे, तो हमें नेट बेनिफिट कैलकुलेट करना है चारों ऑप्शन का. किधर भी तुम्हारा नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा रहेगा वो पर्टिकुलर ऑप्शन का क्या कर लेंगे, सिलेक्शन. समझा क्या करना है? ठीक है. अब ये फॉर्मेट कैसा बनेगा मेरे को बताओ. पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट पॉलिसी 1, 2 एंड 3. ठीक है. विल स्टार्ट फ्रॉम वेर यू नो फ्रॉम सेल्स विच इज ऑलरेडी गिवन. वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज अवेलेबल है, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा. फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ए बी सी डी, उसमें से ए और बी दोनों दिया हुआ है. ठीक है. तो वो माइनस करेंगे तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. देयर इज नो टैक्स, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस क्या करेंगे, सीओसीडी. ठीक है. चलो हाँ, तो चारों का अलग अलग होएगा, फटाफट कैलकुलेट करो. यस यस यस, इसके लिए तो मैं सब वर्किंग कर रहा हूँ. और क्वेश्चन पेपर में पहले लाइन पे लिखा रहेगा वर्किंग शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ आंसर. खत्म हो गया. नहीं नहीं, सीओसीडी का वर्किंग मतलब जो जो वर्किंग इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको बता रहा हूँ. इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट किया, उसका वर्किंग लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीओसीडी का वर्किंग इज कंपलसरी. हाँ मेरे को बताओ, फाइनल आंसर बताओ, खाली मुझे नेट बेनिफिट बता दो. 86 है. 1510, 1540. मैं कंक्लूजन लिखा. कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा वरना उधर भी मार्क्स तुम्हारा कट हो जाएगा. ठीक है. तो कंक्लूजन जो है सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन तुम्हारा फाइनल आंसर सेम होना चाहिए. ऑप्शन 3 का सिलेक्शन है ना. तो पहले क्वेश्चन रीड करने का, उसके हिसाब से आंसर करने का. तो अभी यहाँ पे पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी फॉर द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है. तो लिखो इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर ऑप्शन 3. It is advisable to go for option 3 because of highest net benefit. अभी ये सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 आना चाहिए उसके अंदर. क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है. हाँ मार्क्स 5 ही है, लेकिन हाँ तो कुछ चेंजेस नहीं है उसके अंदर. देखो क्या दिया है. अ कंपनी करंटली हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 10 lakhs. अभी जो चल रहा है उसमें वो लोग का टर्नओवर कितना दिया हुआ है, 10 lakhs. एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 45 days. सो 10 लाख का सेल है एंड 45 days इज व्हाट यू नो इज द प्रेजेंट पॉलिसी का क्रेडिट पीरियड. The company wants to experiment with a more liberal credit policy on the ground that increase in the collection period will generate additional sales. From the following information, request किया रहेगा तुमको, kindly indicate which of the policies you would like the company to to adopt. ठीक है. तो जो प्रेजेंट चल रहा है वो तो है ही है, उसके अलावा और कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं तुम लोग को? 4. ठीक है. दैट मीन्स इन टोटल अपने को 5 ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने. ओके. नाउ इट इज इंक्रीज इन द कलेक्शन पीरियड. मतलब यहाँ पे 45 ऑलरेडी है ना,
तो 45 प्लस 15 करोगे कि 15 नया हो जाएगा, प्लस 15, बिकॉज इट इज इंक्रीज इन वॉट यू नो इन द कलेक्शन पीरियड। तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा, 60 डेज। फिर ऑप्शन नंबर 2 में 75, मतलब सब कुछ 45 को ऐड करना, क्यूमुलेट नहीं करते जाना उसको, ठीक है। सो 45 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 75, 45 प्लस 40 85, एंड 45 प्लस 60 105, ठीक है। देन देर इज इंक्रीज इन वॉट यू नो, इंक्रीज इन सेल्स। तो अभी का सेल्स कितना है, 10 lakhs। ऑप्शन 1 में कितना होएगा, 1050, फिर आएगा 1080, फिर आएगा 11, और बाद में 11,25,000, ठीक है। देन देर इज अ परसेंटेज ऑफ वॉट इन ऑफ डिफॉल्ट, ये क्या दिया हुआ है, बैड डेट्स, ठीक है। So it is 2%, 3%, 4% and 6%. The selling price of the product is rupees what in rupees 5, ठीक है, ये selling price है। The average cost per unit at the current level is what you know is 4, ठीक है, नया information है। And the variable cost per unit is what you know is 3, ठीक है। अभी तुम्हारा इकोनॉमिक्स का नॉलेज दिखाने का टाइम आ गया है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हुए बताओ, दोनों को, मतलब कौन दोनों को, किसको ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे, या इट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। लेकिन ये जो दिया है तुमको 4 रुपया, जो इसके अंदर टोटल कॉस्ट लिया रहेगा उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया रहेगा, ये कौन से लेवल पे है, ये प्रेजेंट लेवल पे, मतलब इट इज एट विच लेवल, एट द प्रेजेंट लेवल, ठीक है। अब ये जो 4 रुपया ये टोटल कॉस्ट है, उसमें से 3 रुपया क्या है मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट है, ओके। नाउ दिस विल हेल्प अस टू ब्रेक द कॉस्ट इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, इनटू 2 parts, that is variable cost and what you know and the fixed cost, okay. The current bad debt loss is what you know is 1%, and the required rate of return on investment is what is 20%। तो 20% क्या है, ये COCD कैलकुलेट करने का रेट है। A year can be taken to comprise of how many days in this question is 360 days, okay। देखो अभी ये क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मालूम है, सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, करंट लेवल का जो भी कॉस्ट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, इनटू 2 parts, ठीक है। फर्स्ट विल बी वेरिएबल, सेकंड विल बी फिक्स्ड, ठीक है। तो स्टार्ट राइटिंग, देखो सबसे पहला हमको दिया है, ये फर्स्ट वर्किंग नोट है। फर्स्ट वी आर गिवन current level sales, which is 10 lakhs। Then we are given selling price per unit is 5। तो 10 लाख का सेल कर रहे हो, 5 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। तो अभी करंट लेवल पे कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं, तो 10 lakhs डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 5, कितना हो जाएगा, 2 lakhs, ठीक है। तो करंट लेवल सेल्स यूनिट्स will be 10 lakhs divided by 5, which is 2 lakh units। Total average cost at current level, टोटल एवरेज कॉस्ट एट व्हाट यू नो एट द करंट लेवल। तो करंट लेवल पे क्या है तुम्हारा, 2 लाख यूनिट्स है। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वी आर हैविंग, 4। तो अभी का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 8 lakhs। चलो यहां तक समझा तुम लोग को। 8 lakhs को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। द फर्स्ट विल बी व्हाट यू नो विल बी वेरिएबल कॉस्ट। The variable cost is at the rate of 3 per unit। तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा 2 लाख यूनिट अभी का, इंटू 3 रुपीज पर यूनिट, विल बी 6 lakhs। अभी टोटल कॉस्ट 8 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट इसमें से 6 लाख है, तो बाकी का बचा हुआ 2 लाख क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट को ना कभी भी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके नहीं निकालने का, ऑलवेज इट इज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिक्स कॉस्ट
is balancing figure is 8 lakhs minus 6 lakhs. That will give you how much? 2 lakhs. चलो ये जो मैंने ब्रेकअप किया है यहाँ पे, ये कौन से लेवल पे किया हुआ है? करंट लेवल पे किया हुआ है, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, क्या हम जो है दूसरे पॉलिसी के लिए जा रहे हैं तो सेल्स बढ़ रहा है कि सेल्स कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर सेल्स बढ़ेगा तो यूनिट्स भी बढ़ जाएगा, और अगर यूनिट्स बढ़ेगा तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा? बढ़ेगा। द वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज। व्हाट अबाउट द फिक्स कॉस्ट? द फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, सो विल हैव टू कीप द फिक्स कॉस्ट एज व्हाट इन है 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो अभी जो मैं सेकेंड वर्किंग कर रहा हूँ ना, उसमें मैं पूरा कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ हर एक लेवल का। हम जो है पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे और टोटल कॉस्ट निकालेंगे। वाई वी विल रिक्वायर टोटल कॉस्ट? बस ऐसे ही, वेरिएबल और फिक्स्ड है तो टोटल भी निकाल लो सर। के लिए हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट के लिए हाँ, उससे हम क्या निकालेंगे? सीओसीडी। तो सीओसीडी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड वर्किंग इज, टेबल के अंदर वर्किंग नहीं कर पाओगे, मैं इसके लिए अलग से वर्किंग कर रहा हूँ, फिर टेबल एकदम टाइम पास हो जाएगा। सो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कॉमा फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अभी कुछ लिखो मत, खाली देखो पहले, क्योंकि कितना कॉलम्स लगेगा वो। देखो पॉलिसी में सबसे पहले है प्रेजेंट, देन वी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन व्हाट इन ऑप्शन 4, ठीक है। इसके बाद मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्स। प्रेजेंट में सेल्स कितना है अपना? 10 लैक्स। फिर कितना आएगा? 10,50,000, 10,80,000, फिर होएगा 11 लैक्स एंड लास्ट इज 7,25,000। चलो पहले ये तुमको सेल्स वाला कॉलम समझा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। तो इस सबको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बाय 5, ठीक है। तो सबसे पहला इधर आएगा 2 लैक्स, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। फिर इधर कितना आएगा? 2,10,000, 2,16,000, 2,20,000, 2,25,000। चलो सेल्स मिल गया। उसके बाद हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज एट द रेट ऑफ हाउ मच? 3 पर यूनिट। मतलब ये यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ? 3 के साथ। तो पहले का वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 6 लैक्स, 630, 648, 660, 6,75,000। फिर इधर आएगा फिक्स्ड कॉस्ट। चलो फिक्स कॉस्ट अभी के लेवल पे कितना है? 2 लैक्स। अभी मेरे को बताओ, सेल्स बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा कि सेम रहेगा? सेम। तो हर एक में कितना आएगा मालूम है? 2 लैक्स। समझा ये वर्किंग? समझा? जो टेबल में करने जाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा वर्किंग, इसके लिए मैं अलग से कर रहा हूँ इसका। और लास्ट कॉलम आएगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट विल बी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कितना आएगा? 8 लैक्स, फिर आएगा 8,30,000, फिर आएगा 8,48,000, 860, और लास्ट वाले का कितना आएगा? 8,75,000। चलो छापो ये। मुझे बताओ, ये इन्फॉर्मेशन रहेगा तो क्या तुम वो नेट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए एकदम इजी हो जाएगा अभी?
सब कुछ अवेलेबल है, खाली वो फॉर्मेट में डालना है तुम लोग। चलता, लेकिन मेरे को मैंने वो समझाया कि अपन ब्रेक। तुम एग्जाम में करोगे या दूसरा कोई क्वेश्चन करोगे और फर्स्ट वर्किंग नहीं करोगे तो चल जाएगा। हम COCD का भी वर्किंग इधर ही कर लेते हैं। इसके नीचे मैं थर्ड वर्किंग लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ COCD। प्रेजेंट पॉलिसी का COCD 8 लाख के ऊपर कैलकुलेट होएगा। बाद में करूँ। क्वेश्चन इजी है, खाली थोड़ा लेंदी है और कुछ नहीं। अभी देखो COCD तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी टोटल कॉस्ट अवेलेबल है, व्हाट इज द रेट ऑफ COCD वी हैव, 20% है। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉलिसी में 8 लैक्स इंटू 20% इंटू, पहले 45 है ना। चलो इसका COCD कितना है, 360 लिखा है। ऑप्शन 1 का टोटल कॉस्ट है 8 लाख 30। 830 का 20%, 60/360। चलो 27,667 आएगा 8,48,000 पे। 20% इंटू 75/360, 35,333। थर्ड वाले का आएगा 860 पे, क्या आएगा 85/360। 42,111। तो 46,111। 40,611। चलो लास्ट वाला 8,75,000। 51,042। चलो पूरा मसाला रेडी करके दे दिया तुम लोग को। तो इसका नेट बेनिफिट निकालो।
का बताओ मेरे को नेट बेनिफिट प्रेजेंट का 1,70,000 चलो ये चेक करो इसमें से नेट बेनिफिट ज़्यादा है इन ऑप्शन नंबर व्हाट इन ऑप्शन नंबर 1 विल बी सिलेक्टेड एडेट्स लिया अभी का खाली 1% है बाद में परसेंटेज चेंज हुआ है हाँ 2 है 3 है 4 है 6 है ऐसा करके ऑब्वियस बात है सेल्स बढ़ेगा तो बैड डेट्स बढ़ने वाला ही है अनलेस क्वेश्चन इज टेलिंग दैट इट इज गोइंग टू रिमेन सेम देखते हैं 7 में नहीं 8 में भी टाइम लगेगा ब्रेक चाहिए पहले डिफिकल्ट नहीं है नया है थोड़ा 7 विल टेक सम पहले करवा दूँ कि ब्रेक चाहिए ब्रेक चाहिए स्टेटमेंट आएगा क्या पूछा है काइंडली इंडिकेट विच ऑफ द पॉलिसीज यू वुड लाइक द कंपनी टू अडॉप्ट तो द कंपनी शुड अडॉप्ट ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज ऑफ हाईएस्ट नेट बेनिफिट ठीक है चलो ले लो ब्रेक what we have understood is debtors turnover ratio debtors turnover ratio ये एग्जाम्पल में 12 टाइम्स कैसे आया वो समझा तुम लोग को तो फॉर्मूला वाइज जाएंगे तो इट इज सेल्स अपॉन व्हाट इन अपॉन एवरेज डेटर्स तो ये एग्जांपल में सेल्स है 24 lakhs and average debtor is 2 lakhs so 24 lakhs divided by 2 lakhs will give you how many times over here 12 times एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि हमने सेल किया डेटर हुआ सेल किया डेटर हुआ ऐसा पूरे साल में कितनी बार हुआ तो ये एग्जांपल के हिसाब से इट इज 12 टाइम्स ठीक है तो वो फॉर्मूला से डिराइव किया उसके बाद में अगर 12 महीने में ये एक्टिविटी 12 टाइम हो रहा है उसका मतलब है वी आर डूइंग द कलेक्शन एवरी 1 मंथ ठीक है और ये 1 मंथ मैंने स्टार्टिंग में तुमको बता दिया था कि जो क्रेडिट पीरियड है इट इज व्हाट इन इट इज 1 मंथ नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला हम ये क्वेश्चन का पीरियड कैलकुलेट किया हम लोग ने तो प्रेजेंट पॉलिसी में 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम्स इट इज 4 टाइम्स सो दैट विल गिव यू हाउ मेनी मंथ्स ओवर ईयर 3 मंथ्स उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 में क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1 में 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 4 मंथ्स ऑप्शन 2 में 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2.4 टाइम्स दैट विल गिव यू 5 मंथ्स चलो ये अपने को यूज करना है अभी अभी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है ये हाँ तो नाउ कैलकुलेट दी नेट बेनिफिट एंड गिव मी फॉर दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन में हमने क्रेडिट पीरियड का कैलकुलेशन किया अभी सो राइट नाउ इट इज 3 मंथ्स 4 मंथ्स एंड देन 5 मंथ्स
तो इसको डेज में कैलकुलेट करना रहेगा तो क्या करोगे, तो 365 डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर हो जाएगा, और वीक्स में करना है तो 52 डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर। सेल्स, अभी का सेल्स है 30 लाख, फिर ये हो जाएगा 42 लाख, 45, वेरिएबल कॉस्ट 70% है, इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन 30%। 20, ट्वेंटी 1060, इधर 1350, चलो इधर फिक्स कॉस्ट है नहीं तो दिस विल बी, चेक करो ए बी सी डी में से क्या दिया हुआ है, बी। पहला बेड डेट से 3%, 90,000, देन 5%, 210, and then it is 6%, 270, चलो इसमें से बैड डेट्स उठाएंगे, क्या मिलेगा, बिफोर टैक्स, टैक्स है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, यही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 810, 1050, 1080, लेस कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर। तुम वर्किंग दिखाओ, मेरे को खाली फिगर दे देना। यू शो द वर्किंग, हाँ ना, नहीं चलो बरोबर है, फर्स्ट का 1 लाख फायदा हो जाए, 2 लाख, इधर आएगा 7,05,000, $8,50,000,
617,500. चलो कौन से ऑप्शन का सिलेक्शन होएगा? ऑप्शन 1, बिकॉज द नेट बेनिफिट इज व्हाट यू नो इज हाईएस्ट. क्या ये क्वेश्चन हुआ थोड़ी ना ये, और एक पार्ट है इसमें. इंक्रीमेंटल अप्रोच. चलो पहले है ना तुम लोग फॉर्मेट बनाओ विद द सेम हेडिंग, evaluation of the what you know of the credit period, but now the format will be only particulars option 1 option 2, बस इतना ही रहेगा. चलो evaluation of credit period, ब्रैकेट में लिखना इंक्रीमेंटल अप्रोच. दो ही कॉलम आएगा खाली, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, दैट्स इट. तो क्या नहीं आएगा इंक्रीमेंटल अप्रोच में? प्रेजेंट पॉलिसी नहीं आएगा, ओनली ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 विल कम. इस सबसे पहले पर्टिकुलर्स में लिखो इंक्रीमेंटल सेल्स. यहाँ पे पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम वेर नो फ्रॉम इंक्रीमेंटल सेल्स. अभी देखो इंक्रीमेंटल सेल्स का मतलब है ना, ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, उसमें 30 लैक्स है ना, 30 लैक्स ये बेस सेल्स है तुम्हारा. कौन सा सेल्स है ये? बेस. तो मेरे को बताओ ये 30 लैक्स से ऑप्शन नंबर 1 में तुम्हारा सेल्स में कोई इंक्रीज हुआ है क्या? यस. ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस चाहिए अपने को. ठीक है, तो तुम्हें इंक्रीमेंटल सेल्स में लिखना है, क्या लिखना है तुम लोग को? 12 लैक्स. हाँ नहीं, कोई कोई वर्किंग नहीं डायरेक्टली आएगा उसमें, कुछ भी नहीं. इट इज अंडरस्टूड के जो प्रेजेंट है वो बेस है. फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा सेल्स, एक ऑप्शन 2 में सेल्स कितना हो गया है? 45 लैक्स. तो ये इंक्रीज किधर से हुआ है? 30 लैक्स से इंक्रीज हुआ है. तो दिस विल बी व्हाट यू नो 30 लैक्स माइनस कितना आएगा? 45, मतलब 15 लैक्स आएगा. इंक्रीमेंटल का मतलब समझ रहे हो? डिफरेंस और एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एज व्हाट यू नो, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल. ठीक है, अभी पूरा फॉर्मेट यही फॉर्मेट में आएगा. फिर लिखो लेस इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट. सब में बेस कैलकुलेशन कौन सा रहेगा मेरे को बताओ? 21 लैक्स. तो ये 21 लाख से 2940 हुआ है. हाँ तो लिखो 8,40,000. ऑप्शन 1 में आएगा 8,40,000, और फिर 21 लाख से 31,50,000 हुआ है, मतलब 10,50,000. इंक्रीमेंटल का मतलब समझा? डिफरेंस देना है खाली. तो यू विल गेट इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन. उसमें ये बेस है. तो 9 लाख से 12,60,000 मतलब 3,60,000, और 9 लाख से 13,50,000 मतलब 4,50,000. इनफैक्ट तुम इंक्रीमेंटल सेल्स माइनस इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट करोगे ना, तो भी आंसर आ जाएगा इसमें. चलो फिर करो लेस इंक्रीमेंटल बैड डेट्स. 90,000 वापस बेस है यहाँ पे. 90,000 से 2,10,000 मतलब 1,20,000, और 90,000 से 2,70,000 मतलब 1,80,000.
So you'll get incremental net profit before tax. 8 लाख 10 से 10 लाख 50 तो कितना हो जाएगा 2 लाख 40 एंड 8 10 से 10 80 तो 2 लाख 70. अगेन कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स ये बेस कैलकुलेशन है 1 लाख 5 लाख 1 लाख 5,000 सॉरी फिर 1 लाख 5,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा 1 लाख 96 तो 91,000 का इंक्रीमेंटल सीओसीडी है. वहां पे कितना हो रहा है 1 लाख 57,500 आ रहा है क्या चेक 1 लाख 57,500. तो फाइनली जो आएगा दैट इज इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट. ये दोनों का डिफरेंस आएगा और ये दोनों का डिफरेंस आएगा. तो इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट इज 1 लाख 1 लाख तो कहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ऑप्शन 1 में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ऑप्शन 1 का सिलेक्शन होएगा. दिस इज अ चेंज इन व्हाट यू नो इन द कैलकुलेशन एज पर विच अप्रोच इंक्रीमेंटल. अभी ये क्वेश्चन में बोला रहेगा तो ही करना है अदरवाइज जो हम कर रहे थे वही फॉर्मेट में क्या करेंगे पूरा कंटिन्यू करेंगे. हाँ 2 मिनट का आराम. ऐसा एक क्वेश्चन दूं तुमको ट्राई करने के लिए. एक ही कॉमन ऑप्शन 1 विल बी सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हायर नेट बेनिफिट और बिकॉज ऑफ हायर इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट. डायरेक्टली इंक्रीमेंटल नहीं कर पाओगे अभी ये लेवल पे. थोड़ा दूसरा और चैप्टर्स हो जाने दो फिर डायरेक्टली समझेगा. वरना इंक्रीमेंटल बैड डेट्स या तो कैलकुलेटर पे करके कर सकते हो डायरेक्ट कर सकते हो. दोनों नहीं तो कोई दोनों में से कोई भी एक ही अपने को पूछेंगे एग्जाम में. तो मैंने डाला है सो दैट वी अंडरस्टैंड के इंक्रीमेंटल अगर पूछा रहेगा तो कैसे कैलकुलेशन करना है अपने को करना है. तो पॉसिबल ही नहीं है. एनीवे वो बोल रही है कि नॉर्मल कैलकुलेशन से अलग आंसर आएगा और इंक्रीमेंटल से अलग आंसर आएगा क्या वो तो पॉसिबल ही नहीं है. दोनों में आंसर सेम ही आएगा खाली उसका वर्किंग का पैटर्न इज नॉट सेम. वर्किंग खाली अलग था. हाँ दिखा सकते हो वर्किंग आउट में कर. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो फिर अपन वाइंड अप करते हैं आज. 15 क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन छोटा है एकदम ही. देखो क्या दिया है. अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ 25 lakhs. मतलब ये क्वेश्चन में हमें सेल्स का फिगर दिया है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेल्स वी हैव 25 lakhs. एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 50 days. मतलब अभी हम कलेक्शन कितने दिन में कर रहे हैं 50 days में. द बैड डेट लॉसेज आर 5% ऑफ वॉट इन ऑफ दी सेल्स. अभी जो बैड डेट्स है उसका परसेंटेज कितना है 5. द कलेक्शन एक्सपेंसेस आर 25,000. तो ये क्वेश्चन में बी और सी है. ठीक है दैट इज बैड डेट्स एंड वॉट इन एंड द कलेक्शन कॉस्ट. तो यहाँ पे तुम्हारा कलेक्शन एक्सपेंस 25,000 है अभी का. द कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 15%.
COCD कैलकुलेट करने का रेट है। द कंपनी हैज टू ऑल्टरनेटिव कलेक्शन प्रोग्राम्स है, ठीक है। मतलब है ना, यहाँ पे एम्फोसिस इज चेंज इन क्रेडिट पीरियड के ऊपर नहीं है। दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डूइंग द फास्टर कलेक्शन, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डूइंग व्हाट, फास्टर कलेक्शन, उसको बोलते हैं कलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। अभी क्या होगा मालूम है कि प्रोग्राम 1 में अगर ये लोग ने अच्छे से कलेक्शन किया, अभी ये लोग का कलेक्शन पीरियड कितने डेज का आ रहा है, 50 डेज का। अगर और अच्छे से कलेक्शन किया तो ये कलेक्शन जो है 40 डेज में हो जाएगा, बराबर है। और प्रोग्राम 2 में वो लोग का जो कलेक्शन पीरियड है, इट विल गेट रिड्यूस टू हाउ मेनी डेज, टू 30 डेज, ठीक है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे हमें क्रेडिट पीरियड चेंज करने के बारे में बोला है कि कलेक्शन प्रोग्राम के बारे में है, कलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। सो हाउ वेल द कलेक्शन इज गोइंग टू बी डन। राइट नाउ वी आर डूइंग कलेक्शन इन 50 डेज, इट विल बी डूइंग, दे विल बी डूइंग द कलेक्शन इन 40 डेज और इन 30 डेज, ठीक है। अभी इसमें क्या होएगा, अगर हमने अच्छे से कलेक्शन किया ना, तो बैड डेट का परसेंटेज भी देखो कम हो रहा है। राइट नाउ द बैड डेट परसेंटेज इज हाउ मच, इट इज 5%, इट विल गेट reduced टू 4% एंड इट विल गेट reduced टू 3%, ठीक है। बट क्योंकि हम कलेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, तुम्हारा जो कलेक्शन एक्सपेंस 25,000 का है, इट विल इंक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 50,000 और इट विल इंक्रीज टू व्हाट, टू 80,000, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट विच प्रोग्राम इज वाएबल, ठीक है। मतलब इसमें से अपने को किसको चूज करना चाहिए, ये अपने को फाइंड आउट करके देना है, राइट। मेरे को बताओ क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है। वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, दूसरा फिक्स कॉस्ट नहीं है। अगर हम कलेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो सेल्स ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, दैट मीन सेल्स का फिगर इज ऑल्सो व्हाट, इन ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। सो कैन आई से इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो भी सेल्स रहेगा वही कंट्रीब्यूशन रहेगा, और जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वही क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, बैड डेट्स और कलेक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भी नहीं है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर हम उसमें से क्या माइनस करेंगे, सीओसीडी। सीओसीडी किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मली सीओसीडी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट तो है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट वही सेल्स है, हाँ। मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कॉस्ट नहीं है तो सीओसीडी विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, बराबर है। तो ये क्वेश्चन में सीओसीडी हमें जबरदस्ती किसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल्स, ठीक है। तो मेरे को तो फॉर्मेट में क्या रहेगा, सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर क्या क्या माइनस करोगे, पी और सी, बैड डेट्स एंड कलेक्शन कॉस्ट, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, उसमें से क्या माइनस करेंगे, सीओसीडी, और डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, नेट बेनिफिट, ठीक है। चलो राइट डाउन सीधा। इवैल्यूएशन ऑफ कलेक्शन प्रोग्राम लिखना है। चलो प्रेजेंट पॉलिसी प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2, पहले आएगा क्रेडिट पीरियड। प्रेजेंट पॉलिसी में क्रेडिट पीरियड कितना है, 50 डेज, 40 डेज एंड 30 डेज। फिर यहाँ पे आएगा सेल्स स्लैश कंट्रीब्यूशन स्लैश ग्रॉस प्रॉफिट। तो बता सकते हो इसमें सेल्स क्यों बढ़ नहीं रहा है या कम क्यों नहीं हो रहा है, कि क्रेडिट पीरियड को चेंज करने का क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन इज अबाउट द कलेक्शन प्रोग्राम, दैट इज फास्टर रिकवरी ऑफ मनी। लेस बैड डेट्स, अगर हम अच्छे से कलेक्शन करेंगे तो बैड डेट्स कम हो रहा है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो अभी का बैड डेट्स का परसेंटेज कितना है भाई, 5, 125
CBS में कलेक्शन कॉस्ट, क्योंकि हमारा पूरा फोकस कलेक्शन के ऊपर है तो तुम्हारा कलेक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसके लिए अभी कलेक्शन का कॉस्ट कितना है? 25, 50 and 80. Net profit before tax, net profit after tax. 2350. 345. में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स। प्रेजेंट पॉलिसी में 25 लाख के ऊपर व्हाट इज द परसेंटेज? अभी कितने डेज में कलेक्शन हो रहा है? 50। तो 360 ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। 313 प्रोग्राम 1 में भी 25 लाख के ऊपर 15% into now it is 40 by 365. 41,096. प्रोग्राम 2 कोई 25 लाख के ऊपर, बट नाउ ओनली फॉर 30 डेज। 30,000 net benefit 22 lakhs. तो इसमें से कौन सा कलेक्शन प्रोग्राम के लिए अपने को जाना चाहिए? प्रोग्राम 2। क्यों? बिकॉज ऑफ हाईएस्ट नेट बेनिफिट। कंक्लूजन लिखना, इवैल्यूएट विच प्रोग्राम इज वायबल, तो प्रोग्राम 2 इज वायबल बिकॉज ऑफ हाईएस्ट नेट बेनिफिट। समझाइए। 2 क्वेश्चंस मार्क करो, होमवर्क करके आना। एक है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 6। होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, उसमें ना अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर दिया है। पॉइंट नंबर 3 देखो खाली, उसमें दिया है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर? मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे 7 टाइम्स है 5.25 एंड 4.2 टाइम्स है। यहाँ पे ना अगर तुम 12 डिवाइड बाई 7 करोगे पॉइंट में आंसर आएगा। तो हमें मंथ्स में नहीं करना है इसको, किस में करना है? डेज में। तो 365 डिवाइडेड बाई 7 करो। नहीं, अभी डेज में कैसा होता है मालूम है? पॉइंट के बाद कुछ भी आएगा मतलब नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो 53 लेना है उसको, कुछ भी पॉइंट में आना है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। ठीक है, तो 53 हो गया। फिर 365 डिवाइडेड बाई 5.25 70। ओके, एंड 365 डिवाइडेड बाई 4.2 87 डेज। तो इसके हिसाब से करना कैलकुलेशन।
ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में बैड डेट्स दिया, और ये क्वेश्चन में बैड डेट परसेंटेज में नहीं है, बैड डेट इज इन वैल्यू। हाँ, तो वो परसेंट नहीं है, 2.63% नहीं है वो, इट इज 2.63 लैक्स, और डायरेक्टली वैल्यू दे दिया तुम लोग को। ठीक है, तो समझा, ये दोनों पॉइंट समझा? ठीक है। एंड हाँ, क्योंकि वो मंथ्स में बहुत इसमें आ रहा है ना, पॉइंट्स में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में वो पॉइंट, वो मंथ्स पूरा राउंड ऑफ में था इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग ने इसको डेज में राउंड ऑफ करोगे तो थोड़ा एग्जैक्ट आंसर आएगा, फिर डेज में रख। और तुम्हें करके आना है होमवर्क का ही, क्वेश्चन नंबर है 16। ये वो वाला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, इंक्रीज इन सेल्स। याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन किया था अभी? हाँ, तो ये वैसा वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा दोनों क्वेश्चन। चलो, अरे हो जाएगा, इजी।